हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे रिवीजन हमारे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो यहाँ पर हम पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ ही करेंगे इस पूरी वीडियो में। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है। तो आप कोई एक चीज से शुरू करते हो, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपके पास है, वो एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो केमिकल रिएक्शन में आप ऑब्जर्व करोगे इन जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक चेंज, फिर चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, या कभी कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, या फिर रिएक्शन के दौरान कोई गैस रिलीज होगी। तब किसी रिएक्शन में इनमें से कोई एक चीज भी हो सकती है, एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो जिंक का रिएक्शन जब आप कराते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट, और साथ में आपकी निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। आप बात करते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की। हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, पर जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वाटर, वो है लिक्विड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेट का चेंज। तो गैस से आप क्या बना रहे हो? लिक्विड। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो चेंज इन स्टेट। तो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। और एग्जांपल हम लेते हैं चेंज इन कलर का। तो चेंज इन कलर जैसे आप ये रिएक्शन देखो, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन कर रहा है यहाँ पर, और ब्रेक करके क्या करें, यहाँ जो ट्रायंगल का सिंबल बनाया मैंने, ये क्या शो करता है कि इसको आप हीट कर रहे हो। तो लेड ऑक्साइड, साथ में आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। इस केस में जो लेड ऑक्साइड है वो येलो कलर का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, और जो लेड नाइट्रेट जिससे आपने स्टार्ट किया था वो खुद कैसा होता है? कलरलेस। तो इधर क्या हो रहा है? कलर का चेंज। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेट चेंज भी हो रहा है। स्टार्ट आपने किया था सिर्फ सॉलिड से, अब आपके पास सॉलिड भी है, गैस भी है, तो स्टेट चेंज भी यहाँ पर हो रहा है। तो लेड नाइट्रेट कलरलेस से अब कलर क्या चेंज हो चुका है? येलो, जो अब लेड ऑक्साइड बन गया है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट के लिए आप एग्जांपल देख सकते हो सोडियम सल्फेट के रिएक्शन का विद बेरियम क्लोराइड, BaCl2। इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो है बेरियम सल्फेट सॉलिड, जो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? जो रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन मिक्सचर में डिसॉल्व नहीं होते, वो अलग से एक सॉलिड की तरह वहां पर नजर आते हैं। तो इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। और चेंज इन टेम्परेचर, अलग अलग तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जहाँ पर क्या हो रहा है? थर्मोकेमिकल चेंज, मतलब हीट जो है वो चेंज हो रही है। आप या तो हीट दे रहे हो रिएक्शन को, या रिएक्शन हीट रिलीज करती है। तो जहां पर हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन को आप क्या बोल देते हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जहां पर हीट ऑब्जर्व होती है, सॉरी हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये थे कुछ चेंजेस जो आप ऑब्जर्व करोगे जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। अब जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके होते हैं। तो आप उसको वर्ड इक्वेशन की तरह लिख सकते हो। वर्ड इक्वेशन का क्या मतलब है कि आप इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पूरे पूरे नाम एज अ वर्ड लिखते हो। जैसे अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा पूरा मैग्नीशियम, साथ में हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं? ऑक्सीजन का। और क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट्स है वो आप लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट आप कहाँ लिखते हो राइट हैंड साइड में। और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसको हम सेपरेट करते हैं एरो से। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हम लगाते हैं एक एरो, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स, राइट साइड में प्रोडक्ट्स। तो एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है तो हम उनके बीच में क्या लगाते हैं, एक प्लस का साइन। तो ये है वर्ड इक्वेशन। पर पूरे पूरे नाम लिखना, बड़े बड़े नाम लिखना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल इक्वेशन। तो अब मैं यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल लिखूं तो Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं O2, ये आपको क्या दे रहा है MgO। पर अगर मैं बोलूं तो अभी ये इक्वेशन एक कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। ये कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का स्टेट क्या है। दूसरा, ये रिएक्शन एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस का क्या मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, वही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर वो इक्वल नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट हैंड साइड में भी एक है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में एक एटम है। तो इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। दूसरा, हमने यहाँ पर एलिमेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट भी नहीं लिखे हैं। तो अगर हम यहाँ मैग्नीशियम को देखें तो सॉलिड, ऑक्सीजन एक गैस होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर से सॉलिड। तो ये फिजिकल स्टेट्स भी हमें ब्रैकेट में लिखने होते हैं। तो सॉलिड के लिए S, गैस के लिए G और लिक्विड के लिए L हमारा हम यूज करते हैं। तो इसको हमें बैलेंस करना क्यों होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो करना होता है। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्शन से पहले जो टोटल मास है वही रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए, दैट इज टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में मास ज्यादा होगा राइट हैंड साइड से, इसलिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सबको लिख देंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। फिर आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं। तो राइट हैंड साइड में अभी ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनको किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि पूरा एटम्स बैलेंस हो जाए। तो लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है, राइट में ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे अब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन तो कितने हो गए 2 और मैग्नीशियम भी अब कितने हो गए 2। तो ये 2 जो है 2 जो है ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैग्नीशियम का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में फिर से मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो मैग्नीशियम भी अब लेफ्ट में भी हो गया है 2। तो अब आप देखो लेफ्ट में और राइट में सारे एटम्स के नंबर इक्वल हो चुके हैं। तो ये इक्वेशन अब क्या है, 2Mg solid plus O2 gas giving 2MgO solid। ये अब एक कंप्लीट इक्वेशन है जहाँ ये बैलेंस है और स्टेट्स भी लिखे हैं। बट अगर यहाँ पे कोई और रिएक्शन कंडीशंस अगर आप यूज कर रहे हो जैसे हीट या कुछ पर्टिकुलर प्रेशर, वो सब भी हमें मेंशन करना होता है, तब ये एग्जैक्टली कंप्लीट हो जाती है। तो ये हो गया बैलेंसिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन करती है एक नई चीज बनाने के लिए, एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। तो इसका एग्जांपल जैसे हम देखें, सिंपल एग्जांपल, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, एक चीज ब्रेक डाउन करके आपकी 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, वो ब्रेक डाउन कर जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन।
यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हीट यूज करके डिकम्पोज करा रहे हो, तो ये कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन के अंदर भी दो और टाइप्स होते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ब्रेक डाउन करते हो। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो और एक चीज को दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक डाउन कर देते हो, जैसे यहाँ पानी का डिकम्पोजिशन हमने लिखा है। और तीसरा जो केस है वो है जब आप लाइट यूज करके किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिल्वर का डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में आप लाइट यूज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है। उसमें दो चीजें मिलके कुछ नया बनाएंगी, एक चीज, और यहाँ पर कोई एक चीज ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा नई चीजें बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन में भी दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करके बना सकती हैं। यहाँ पर क्या बनती है, दो से ज्यादा चीजें बनती हैं आफ्टर ब्रेक डाउन, तो ये है डिकम्पोजिशन, और कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं। थर्ड आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन यहाँ जैसे नाम से आप समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट, तो कोई चीज डिस्प्लेस होगी। तो इधर किसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, इसमें बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर। तो इधर क्या हुआ, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को उसके कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसका एक सॉल्ट बना लिया विद सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के आयरन सल्फेट बना दिया, तो कॉपर यहाँ फ्री हो गया। तो बट इस रिएक्शन के होने के लिए ये जो मेटल यहाँ पर आपने लिया है ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो जो डिस्प्लेस कर रहा है वो डिस्प्लेस तभी कर पाएगा जब वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो कोई ज्यादा ताकतवर होगा तो वही तो अपनी ताकत दिखा सकता है ना, और कम पावरफुल वाले को वो वहां से हटा देगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। बट इसको आप बोलते हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पर। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हम फिर से ले लेते हैं सोडियम सल्फेट का रिएक्शन, सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट साथ में NaCl। तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो आयंस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो सोडियम सल्फेट में सोडियम था, रिएक्शन के बाद सल्फेट के साथ कौन आ गया, बेरियम, और क्लोरीन के साथ आ गया आपका सोडियम। तो आयंस इंटरचेंज हो चुके हैं, सल्फेट के साथ बेरियम और क्लोराइड के साथ सोडियम चला गया है आफ्टर रिएक्शन। तो इसको आप क्या बोलते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इधर आयंस क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दो कंपाउंड्स के आयंस आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो बेरियम सल्फेट जो है एक प्रेसिपिटेट बना था, इसका एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो इस रिएक्शन को आप, जहां पर प्रेसिपिटेट बनता है, इसको आप प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो। तो ये जो एग्जांपल आपने देखा ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। तो कोई एक रिएक्शन एक से ज्यादा टाइप की हो सकती है। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, ये हमने तीन तो पढ़ लिए, नेक्स्ट हमें पढ़ना है, सॉरी चार हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये है रिडक्शन का केस और ये वाला है ऑक्सीडेशन का केस। और ये हो गया आपका रिडक्शन। इसका भी जल्दी से अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो ये रिएक्शन अगर देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट के बन गया है कॉपर, तो ये आपका कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन। और यहाँ पर
हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ये आपका कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं दो टर्म्स कोरोजन और रैंसिडिटी की। तो कोरोजन और रैंसिडिटी आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के। तो कोरोजन क्या होता है? जब आपका मेटल का सरफेस इज अटैक्ड बाय एयर या मॉइस्चर। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है मेटल का, जिसमें मेटल का सरफेस जो है वो एयर मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है और उसके सरफेस पे मेटल के कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो जिससे मेटल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है, तो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन उसका चेंज हो जाता है, तो उसका जो सरफेस लेयर है वो खराब होने लगता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है आयरन को जंग लग जाना, जिसको आप बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्ट जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड डॉट XH2। इसको आप हाइड्रस आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर Fe2O3 जो आयरन का ऑक्साइड है और इसके साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको ये है हमारा जंग का फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला। तो आयरन के केस में स्पेसिफिकली इसको रस्टिंग बोल देते हो और किसी और मेटल के केस में हम इसको क्या समझते हैं? कोरोजन। तो ये हर मेटल के साथ हो सकता है, किसी का जल्दी और किसी का लेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। और इसको प्रिवेंट करने की, रस्टिंग को प्रिवेंट करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पेंट कर दो आप, या ऑयलिंग कर दो, जैसे आयरन की चीजों को आप पेंट कर दोगे तो उसका एयर के साथ कॉन्टैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, या ऑयलिंग कर दो, या हम गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं, जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर। तो इन सब चीजों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। और रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी होता है फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन। तो आपके जो खाना है उसमें जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है? खाने का स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है। तो बैड स्मेल एंड टेस्ट, तो फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं और खाने का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है और उसकी स्मेल भी खराब हो जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेट करने से क्या होगा कि उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और रिएक्शन का स्पीड कम हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन जो है वो थोड़ा लेट होगा, तो इसलिए उससे थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है, तो लेट रैंसिडिटी होगा। या फिर आप उसको क्या कर सकते हो? एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करने से भी आपका वो एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो फूड के कांटेक्ट में नहीं आता और फिर रैंसिडिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने इसका एक और एग्जाम्पल भी देखा होगा, तो चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस हम फिल करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस भी उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाता है और रैंसिडिटी के चांसेस को कम करता है। तो ये था आपका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का समरी, पूरा मैराथन, पूरा रिविजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much.